वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.1 को पढ़ेंगे। 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वृत्त का केंद्र वृत्त किसी तल को कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। ये वृत्त का केंद्र और ये वृत्त खुद और ये वृत्त का केंद्र और वृत्त के अंदर का भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर भाग। और जो बाहर का भाग होता है इस वृत्त के, ये वृत्त है, इस वृत्त के बाहर का भाग क्या कहलाएगा? बाह्यंतर। और ये वृत्त है खुद, ये वृत्त और ये बाह्यंतर और ये अभ्यंतर और ये वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। ये वृत्त है, ये गोल लंबाई क्या है? वृत्त। तो वृत्त का केंद्र ये इसके अंदर है, तो ये क्या लिख देंगे? वृत्त का केंद्र खाली स्थान में स्थित होता है, अभ्यंतर में स्थित होता है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। एक क्या कह रहा है? एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, उस बिंदु, कोई बिंदु कह रहा है और उस बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या से अधिक बता रहा है, यानी वो इस वृत्त के बाहर स्थित होगा तभी इसकी दूरी ये यहाँ तक क्या हो गई? त्रिज्या। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से और वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। और यहाँ पे हमें क्या कह रखा है कि त्रिज्या, एक बिंदु है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, त्रिज्या से अधिक कह रहा है, तो ये इसके बाहर स्थित होगा वृत्त के। तो हम क्या कह देंगे? वो बिंदु कहाँ स्थित होगा? बहिर्भाग में, बहिर्भाग में। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है। वृत्त की जीवा क्या होती है? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा होती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये खाली स्थान में क्या लिख देंगे? व्यास। एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे, चाप क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो, वृत्त पर कहीं भी स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? वृत्त की चाप होती है। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब इसके सिरे, इस चाप के सिरे व्यास के किनारे की, व्यास के सिरे हों। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, जो जीवा उसके वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। तो इस चाप का शीर्ष सिरे कौन से हैं? व्यास के सिरे बता रहे हैं, तो ये इसके सिरे हो गए वृत्त व्यास के। तो ये इसको मिलाने पर और ये चाप को मिलाने पर ये जो भाग बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। अर्धवृत्त होता है, एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। तो ये क्या हो गया? एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। यहाँ तक ये व्यास के सिरे हो गए। अब वृत्तखंड फिफ्थ क्या है? वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड हमने पढ़ा था कि वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? वृत्तखंड कह रहा है। वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का क्षेत्रफल होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्यास और वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली, कोई भी दो बिंदु ये हमने वृत्त पर स्थित ले ली, इनको मिलाने वाली रेखा क्या होती है? वृत्त का जीवा, वृत्त की जीवा बोलते हैं। और वृत्तखंड किसे बोलते हैं? इस, और ये जो
वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? चाप। यानी ये चाप हो गई और ये जीवा हो गई, और इनके बीच का जो जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है? एक चाप और एक जीवा के बीच का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? जीवा। अब सिक्स्थ पार्ट क्या है? एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे खालिस्तान भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। एक तो अंदर का भाग वृत्त के, इसको क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। और एक ये वृत्त खुद, और ये एक वृत्त के बाहर का भाग को हम क्या बोलते हैं? बाह्यंतर, बहिर्भाग। तो ये कितने भागों में विभाजित हो गया? एक तो ये, और एक वृत्त खुद, और एक ये बाहर का। तो कितने भागों में? 3 भागों में। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3 भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिखिए सत्य या असत्य। अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। यहाँ पे हमें सत्य और असत्य लिखना है कि ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, और उसका कारण भी लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी केंद्र को, ये वृत्त का केंद्र हो गया, इस केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त का कोई बिंदु हमने यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लिया, इसको मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सत्य हो गया। यहाँ पे कारण हम यही लिख देंगे कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। ये क्या कह रहा है? एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित मतलब सीमित, यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। तो ये एक वृत्त है। जीवाएं क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो ये कह रहा है कि समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, यानी परिमित होती है, सीमित होती है। तो यहाँ पे हम ये एक जीवा खींच ली, ये ऐसे एक और जीवा खींच ली, यहाँ पे एक और जीवा खींच ली, ऐसे करके हम बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं बराबर लंबाई की। तो हम ये यहाँ पे मतलब परिमित नहीं होंगी, ये अनेक होंगी, कितनी भी खींच सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है? यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ये कह रहा है कि वृत्त को 3 बराबर चापों में, एक चाप ये हो गई और एक चाप ये हो गई, ये एक चाप और ये दूसरी चाप और ये एक तीसरी चाप, इसको P, इसको Q और इसको R नाम दे देते हैं। अब क्या कह रहा है? यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में, ये हमने बराबर लंबाई की 3 चाप काट ली वृत्त में, तब क्या कह रहा है? तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ चाप हमने क्या पढ़ा था? किसी भी वृत्त में दीर्घ चाप क्या होता है? यदि वो वृत्तखंड से यानी अर्धवृत्त से बड़ा हो, अर्धवृत्त से बड़ी चाप को हम क्या कहते हैं? दीर्घ चाप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चाप जो है, ये अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, यानी जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटे। तो अगर ये यहाँ से ये चाप इस वृत्त के व्यास को भी पार कर जाए, यहाँ से यहाँ तक मतलब कहीं भी आ जाए, इससे बड़ी हो, तब हम क्या कहेंगे? ये दीर्घ चाप है। लेकिन ये इस वृत्तखंड से छोटी है, अर्धवृत्त से छोटी है, तो हम ये क्या कह देंगे कि ये दीर्घ चाप नहीं होगी। तो ये क्या लिख देंगे? असत्य है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो। वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। अब ये क्या कह रहा है? जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो। ये त्रिज्या हो गई, और ये इधर भी बढ़ाएंगे त्रिज्या को इस साइड, तो ये त्रिज्या की कितनी दोगुनी हो गई? एक त्रिज्या की दोगुनी लंबाई हो गई। तो ये क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है, ये हमने पढ़ा है।
तो ये क्या कह रहे हैं, जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास होता है। तो ये जीवा की लंबाई ये एक जीवा है जिसकी लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गई, जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है, मतलब ये दो त्रिज्या मिलके एक व्यास बना रही है, तो क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। तो ये क्या लिख देंगे, सत्य है। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है, जब हम वृत्त परिस्थित चाप के सिरों से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, त्रिज्यखंड यानी दो त्रिज्याएं जो वृत्त के चाप के सिरों से होकर जाती है, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे वो क्या होता है, जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो त्रिज्यखंड होता है वो जीवा क्या होते हैं, दो बिंदुओं को वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है, उसको हम जीवा बोलते हैं। और संगत चाप ये हो गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम चाप कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जो त्रिज्यखंड होता है वो ये जीवा हो गई, वो जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है, ये यानी ये क्षेत्र कह रहा है। तो ये असत्य होगा, क्योंकि इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, जब वृत्त के चाप के दोनों सिरों को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। वृत्त एक समतल आकृति है, ये क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि समतल आकृति क्या होती है, जिन्हें हम कागज पर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये वृत्त को हम कागज पर बना सकते हैं, तो हम क्या कह देंगे कि ये एक समतल आकृति है।